अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी होता क्या है। सो दैट इज, उसको हम डिटेल में जाएंगे। अब जैसे मैंने जैसे बताया कि 10 सेशन है, ये हमारा पहला सेशन है, तो ऐसे जब 10 सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सोशियोलॉजी का एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि एग्जैक्टली वो पढ़ता क्या है, इज इट सेम लाइक कॉमन सेंस, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, इसमें कौन से अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट डिफरेंट आर वी गोइंग टू स्टडी इन सोशियोलॉजी, दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि क्या है, सोशियोलॉजी के बारे में, हमारे समाज के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता है। अभी मेरा बैकग्राउंड, अगर आप मैं इंजीनियरिंग किया, मैंने लॉ किया, सोशियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल आई डिड सोशियोलॉजी बिकॉज इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि टू स्टडी अबाउट इंडियन ट्राइबल सोसाइटी, टू स्टडी अबाउट इंडियन कास्ट सिस्टम, टू स्टडी अबाउट इंडियन वुमन मूवमेंट्स, हमारे यहाँ पे औरतों के लिए क्या क्या किया गया, हिस्टोरिकली कैसे किया गया, ये कार्ल मार्क्स का क्या कहना था, व्हाट वाज कार्ल मार्क्स ऑल अबाउट। इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और बाद में पता चला आसान भी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग सोशियोलॉजी एंड आई डोंट नो, समवेयर डाउन द लाइन थोड़ा सा सोशियोलॉजिस्ट भी बन गया। इंजीनियर तो था ही, लॉयर भी था, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा सोशियोलॉजिस्ट भी बन गया। तो ये जो चीजें हैं कि सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए यार यू नीड सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड, कि मेरा 11th 12th में मेरा सोशियोलॉजी था क्या, या मेरा ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में हुआ है क्या, कोई जरूरत नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू डू दैट। और देखा जाए तो अगर आज जैसे मैं, भैया सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लें, उसका रेलेवेंस क्या है, GS1 GS2 GS3 GS4 में उसका रेलेवेंस क्या है, उसके करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, चैलेंजेस क्या है, सोशियोलॉजी के चैलेंजेस भी कैसे होते हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी व्हाट आर द चैलेंजेस व्हाइल स्टडीइंग सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। हमेशा आई कांट जस्ट गो ऑन स्पीकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि सोशियोलॉजी डिफिकल्ट कैसा है, ठीक है। सो दैट इज सोशियोलॉजी। चलिए बात करते कि भैया सोशियोलॉजी ही क्यों लिया जाए। चलिए सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा देखते हैं, व्हाई सोशियोलॉजी ऑप्शनल शुड बी टेकन। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि स्टूडेंट कैन टेक सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल बिकॉज, जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत सबको मालूम होता है, दे नो अबाउट सोसाइटी, दे हैव एन आइडिया अबाउट सोसाइटी, करेक्ट। उसके बाद कोई स्पेसिफिक नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो नीड फॉर एनी स्पेसिफिक नॉलेज, कोई एकेडमिक बैकड्रॉप की जरूरत नहीं। जैसे लोग हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसके उनके लिए नो यू शुड हैव ज्योग्राफी और हिस्ट्री बैकग्राउंड। सोशियोलॉजी के लिए भी सेम है। उसके अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं सोशियोलॉजी की, 11th 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। जब मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन स्टार्ट की, फंडा क्या होता है, कोई भी ऑप्शनल की अगर प्रिपरेशन करनी है तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ के निकालेंगे, हमें आसान लगता है। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ के निकाला, हमें हमें आसान लगता है। पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल एनसीईआरटी और आसान लगता है। सोशियोलॉजी की जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तब डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसके कोई टर्म्स होते हैं, देयर आर सर्टेन टर्म्स लाइक एलिनेशन, डिविएंट बिहेवियर, यू नो, और ऐसे ऐसे शब्द हैं सोशियोलॉजी में कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो ये ऐसे शब्द जब हम सुनते हैं, ऐसे शब्द जब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी 11th 12th में, तो हमें लगता है भाई ये सब्जेक्ट तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको उन शब्द के मीनिंग बता दूं सिंपल लैंग्वेज में, तो आप हंसोगे, यार इतना सिंपल था, व्हाई डिड आई गेट स्कैर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट, ये तो बहुत ही आसान था, दिस वॉज वेरी वेरी इजी, इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। तो ऑब्वियसली वो सारे क्लैरिफिकेशंस डेफिनेटली होंगे। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, सिर्फ 24 यूनिट्स, ओनली 24 यूनिट्स। अगर इट हेल्प्स इंग्लिश मीडियम ऑल्सो सर मोहन साहब, यस यस, इट हेल्प्स इंग्लिश मीडियम ऑल्सो डेफिनेटली, बिकॉज what happens when you are preparing for sociology, okay, it also helps in your interview, जिसके हम बारे में एंड में मैंने वही लिखा है कि when you talk about sociology, it changes your perceptions towards society। यूपीएससी में तो है ही फायदेमंद, लेकिन आज जब जनरली मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, आज भी इतने इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूं, द रीजन इज वेरी सिंपल ओवर देयर, द रीजन इज इट मेक्स द सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन द इंटरव्यू इट मेक्स अ टोटली डिफरेंट परसेप्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंटरव्यू का। चलिए, मैंने इंटरव्यू का एग्जांपल दिया, मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, करप्शन, आपका करप्शन के बारे में क्या कहना है।
तो मैंने अब नॉर्मली अगर आप किसी भी बच्चों को पूछोगे जो यूपीएससी के इंटरव्यू को गया है, उसको बोलोगे करप्शन के बारे में आपका क्या कहना है, तो सभी बोलेंगे सर बुरी बात है, करप्शन इज बैड, करप्शन इज नॉट गुड, करप्शन की वजह से ये होता है वो होता है, लोगों के हक मारे जाते हैं, लोगों को ये किया जाता है वो किया जाता है, करप्शन इज बैड। मैंने बोला सर देखने का नजरिया है, तो वो ऐसे देखने लगे, देखने का नजरिया है मतलब करप्शन अच्छा है। मैंने बोला सर्टन थिंग्स करप्शन इज गुड। सी करप्शन डजंट मीन ऑलवेज कि आप पैसा ले रहे हो। लोगों का वो करप्शन का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगर आप पढ़ो, या मेरा लॉ बैकग्राउंड है तो थोड़ा बहुत मालूम है। करप्शन बहुत अलग, इवन यूजिंग सर्टन पावर्स फॉर योर ओन बेनिफिट और फॉर समबडी एल्स बेनिफिट, उसको भी करप्शन बोलते हैं। अब्यूज ऑफ पावर बोलते हैं उसको, वो भी करप्शन ही है। सिर्फ पैसा लेना करप्शन नहीं होता है। अब जैसे मैंने, अब बुरा है उसके बारे में तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूँ अच्छा कैसे, तो भाई मुझे व्हेन यू गो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या कहते हैं उसको, पैसा, जो लोग रास्ते पे जो चीजें बेचते हैं तो उनसे हफ्ता लिया जाता है, क्योंकि उनको कोई, द रीजन फॉर दैट इज इफ यू वांट टू स्टैंड ऑन द रोड यू नीड अ लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, आपको दुकान खरीदना पड़ता है, उतना कैपिटल कहाँ से लेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, दिन के 50 रुपए दे देते हैं, दिन में 500-600 रुपए कमाते हैं। टेलीग्राम का मेरा आईडी क्या है, हाँ आदित्य केदारी नाम पे ही है, मेरे नाम पे ही आदित्य केदारी करके ही है। चैनल भी है मेरा एक छोटा सा, आदित्य केदारी करंट अफेयर्स करके, टेलीग्राम पे। जय 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 ने आंसर पूछा कि टेलीग्राम आईडी क्या है, आदित्य केदारी ही मेरा, वही उसी पे ही है, इस पे टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे मैं कहा था, यस कमिंग बैक टू, हाँ क्वेश्चन पूछते रहिए कि वो 50 रुपए देता है, दिन के 500 रुपए कमा लेता है, 450, उसकी जिंदगी चल रही है, ही इज लिविंग हिज लाइफ। कोई है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अभी, अगर अगर मैं रेगुलरली अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने उसको बोल दिया भैया ये लो भैया 100 रुपए की पत्ती ले लो प्लीज, मेरा फाइल जल्दी दे दो यार, मुझे बहुत अर्जेंट है, आई नीड इट वेरी, प्लीज प्लीज प्लीज, पैसा ले लो 100 रुपए प्लीज। वो फाइल फटाक से हटा के आपको कोई जो डॉक्यूमेंट है वो दे देगा 1-2 दिन में। मैंने बोला सर देखने का नजरिया है। सिंपल बात है, ट्रैफिक रूल तोड़ दिया। अभी जो मोटर व्हीकल्स एक्ट निकला है उसके अंदर 10,000, 20,000, 30,000 फाइन लगने वाली है। कौन देने वाला है? 10, 20, 30 हजार रुपए कौन देने वाला है फाइन? तो लोग क्या करते हैं, सर गलती हो गई सर, घर पे डॉक्यूमेंट है, ले लो, मैनेज कर लो, मैनेज हो गया, है ना। नहीं तो ऐसा होता है कि सर ये जो टू व्हीलर आप जिसके लिए आप बोल रहे हो 15,000 रुपए फाइन है, वो टू व्हीलर को अगर मैं बेच दूंगा मार्केट में तो भी कोई इसको खरीदेगा नहीं, तो मैं कहाँ का 15,000 लो, आप रख लो गाड़ी, आप गाड़ी रख लो। तो ये देखने का आपका नजरिया है। तो ये सोशियोलॉजी पढ़ाता है आपको। सोशियोलॉजी गिव्स यू अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजी से के वजह से आप बहुत दूर और ब्रॉड सोचने लगते हो, समाज के बारे में, मीडिया के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हमारी जो सोशल सिस्टम है उसके बारे में। यू स्टार्ट टू थिंक वेरी ब्रॉडली। एंड उसका सोशियोलॉजी का स्टडी मटेरियल कन्वीनियंटली अवेलेबल है, मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली उसके अंदर तो नोट्स आएंगे ही आएंगे। ऑलराइट, सारे के साथ हम देखेंगे, जो GS1, GS2, GS3, GS4। जी हाँ, मोहन नाइक साहब बोल रहे हैं पॉजिटिव थिंग ऑफ सोसाइटी। देखो कैसा होता है ना, समाज में अगर कोई चीज है, सोशियोलॉजी ने मुझे ये सिखाया कि समाज में अगर कोई चीज है वो टिकी हुई है, उसका मतलब वो कुछ ना कुछ अच्छा काम भी कर रही है। अगर करप्शन है, प्रोस्टिट्यूशन है, जिसको हम बुरा मानते हैं, लाइक बचपन से कहा जाता है ना ये बुरी बात है, लेकिन अगर वो समाज में है, टिकी हुई है, दैट मीन्स इट इज परफॉर्मिंग सम फंक्शन। समाज को स्थिर रखने के लिए वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। क्राइम भी, जब क्राइम होता है, जब कोई क्राइम होता है वो भी समाज के लिए बेटर होता है कि उसी की वजह से लोग अलर्ट रहते हैं, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अलर्ट रहती हैं। क्योंकि क्राइम अगर नहीं होता तो एडवांसमेंट्स कैसी होती, एडवांसमेंट कैसी होगी, आप ग्रो कैसे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर। तो उस फील्ड में, उस देखने के नजरिए से वो बेटर है। तो ये आपका देखने का नजरिया है कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं और उसको कैसा देखते हैं। सिंपल, ऑलराइट। तो या इट्स अ पॉजिटिव थिंग मोहन, डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव। आपका देखने का नजरिया पूरा चेंज हो जाता है। और अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस बहुत छोटा है, 3 महीने में पूरा ऑप्शनल हो जाता है विद आंसर राइटिंग। मतलब मैं जब मेंस की प्रिपरेशन करता था प्रीलिम्स के बाद, तो मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल 2 या 3 बार रिवाइज करता था। अगर उसी, मैं दूसरा किसी भी, मैं किसी भी ऑप्शनल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो तो द प्रॉब्लम, ऑब्वियसली उसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा स्कोर आता था। और मुझे पढ़ाने वाले जो सर थे उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया कि यार एक इंजीनियर को उन्होंने सोशोलॉजिस्ट बना दिया। तो
वही मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग भी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक सोशियोलॉजिस्ट इमर्ज हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इट्स वेरी हेल्पफुल इन ऐसे, क्योंकि ऐसे में आजकल देखिए सोशियोलॉजिकल एंगल तो आना ही चाहिए। आप आगे जाके समाज में काम करने वाले हैं, आप आगे जाके आईएएस आईपीएस की बनने वाले हो, तो सोसाइटी में तो काम करना है, उस सोसाइटी के बारे में मालूम होना चाहिए ना, कि अगर भाई किधर कुछ होता है किधर कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए समाज हमेशा हमेशा इंसान गलत नहीं होता है, कभी कभी उसके सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उसकी वजह से वो गलती करता है या कोई अच्छा काम कर जाता है। जैसे अभी सोनू सूद साहब ने सब लोगों को, माइग्रेंट्स को अपने घर भेज दिया। इट वॉज जस्ट अ ट्रिगर फॉर हिम। सर यू टेक डेली क्लास ऑफ सोशियोलॉजी। हाँ जी, अभी मैं अगले 10 दिन जो है 14 अगस्त तक मैं नोटिफिकेशन डालते रहूंगा, मेरे आप प्रोफाइल को फॉलो करिए। अभी कल भी एक सेशन होगा शाम को 8 बजे, तो अगेन उसके हम सोशियोलॉजी में प्रॉपर उसके बेसिक्स पूरे क्लियर करेंगे। इन 10 लेक्चर्स में सारा बेसिक सब क्लियर करूँ, मैं कर दूंगा। करेक्ट। तो यस, डेली 10 सेशंस डेली होने वाले हैं 14 अगस्त तक। सैटरडे संडे नहीं होने वाला। शाम को 8 बजे का टाइमिंग है, मस्त आराम से। एंड फाइनली जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प होती है, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो जाता है जब आप हिंदी की पढ़ाई करते हो। हिंदी बोल रहा हूँ, सॉरी आप जब सोशियोलॉजी की पढ़ाई करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो भैया GS1 में ये कैसा हेल्प करता है। ओके, आर दिस 10 सेशन सफिशिएंट। देखिए निखिल सर कुछ पूछ रहे हैं कि 10 सेशन काफी है क्या। देखिए यहाँ पे सब बेसिक्स क्लियर होंगे। वो बेसिक्स क्लियर होने के बाद मैं प्रॉपर सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू फॉलो माई प्रोफाइल। जब बैच स्टार्ट हो जाएगी सोशियोलॉजी की, तो उसके अंदर हम सब कवर करेंगे A to Z। उसके अंदर ऑब्वियसली आपका जीएस का ये सारा जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो सब कवर भी हो जाएगा, और उसके साथ आपका ऑप्शनल भी रेडी हो जाएगा, और उसके साथ आंसर राइटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर देखा जाए GS1 में सोशल इश्यूज पे, जैसे कम्युनिज्म कम्युनलिज्म, अब भैया फर्क क्या है, कम्युनिज्म कम्युनलिज्म में फर्क क्या है, यही तो बताना है, ये कंसेप्ट ही तो क्लियर करना है। क्योंकि कैसा है कि कम्युनिज्म कम्युनलिज्म साउंड्स वेरी सिमिलर बट दे आर वेरी डिफरेंट कंसेप्ट्स, बहुत अलग अलग कंसेप्ट हैं। कैपिटलिज्म सुना है, कैपिटलिज्म, हाँ कैपिटलिज्म, अभी इंडिया कैपिटलिस्ट है क्या सोशलिस्ट है, क्या हम मार्क्सिस्ट है, क्या हम सोशलिस्ट है, ये जो डाउट्स है ना, ये क्लियर करता है सोशियोलॉजी। हमारी खुद की नॉट ओनली पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट ओनली सोशल सिस्टम, नॉट ओनली इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे सोसाइटी की हर छोटी डिटेल हम इस सब्जेक्ट में, इस ऑप्शन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बाद में इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल, हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जैसे कि वुमन हो गया, ओल्ड एज पीपल हो गए। व्हाट इज जीएस, जनरल स्टडीज, जीएस इज जनरल स्टडीज शॉर्टकट किया मैंने। मानस मानस महाजन, जीएस इज जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, 3, 4, ऐसे 4 पेपर होते हैं यूपीएससी में, मेंस में। ठीक है, तो दैट इज जनरल स्टडीज। तो उसमें इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, कल्चर, ये सारी चीजें इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बाद में रोल ऑफ वुमन एंड वुमन ऑर्गेनाइजेशन। अभी पिछले साल मीटू मूवमेंट हुआ, बहुत बड़ी हवा हो गई मीटू मूवमेंट के बारे में, तो वो मीटू मूवमेंट का सोशियोलॉजिकल एंगल हमें पढ़ना है। अभी हम तो न्यूज में पढ़ते रहते हैं ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन द मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि इसका सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है समाज में। अभी लॉज कैसे बन गए, देखिए अभी अभी इंसान जो मर्द है वो डर रहा है, भैया अगर मैं कुछ मजाक से भी बात कर लूँ तो ये लड़की को ऑफेंसिव लग जाएगा, तो इसने अगर कंप्लेंट कर दी हैरेसमेंट की, तो भैया हम तो गए। तो डर लगने लग गया लोगों को। अभी जो नॉर्मल इंसान, अच्छे लोग भी इसमें फंसे जा रहे हैं, फेक रेप केसेस, फेक हैरेसमेंट केसेस। अंकित सर, हाउ मेनी आवर्स यू गिव फॉर योर स्टडी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। अंकित ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, ये दिस इज वेरी पर्सनल। क्योंकि मैं देखो, जब एग्जाम नहीं होती थी तो डेली मैं 4 से 6 घंटा पढ़ाई करता था। ठीक है, उसके ऊपर मैं कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं उतना, वो बोलते हैं ना, वो अर्ज नहीं होता था। लेकिन डेली 4 घंटा, उसमें से 1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग हो जाए, उसके नोट्स निकालना हो जाए, 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा मैं न्यूज़पेपर को बहुत टाइम देता था। उसके बाद फिर मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको 2 घंटा करता था, और जनरल स्टडीज का कोई एक पेपर होगा उसको मैं 2 घंटा करता था। तो ऐसे इट यूज टू बी अराउंड 5 to 6 आवर्स डेली। बट जैसे एग्जाम पास में आती थी तो धीरे धीरे जो 6 घंटा था, 4-6 घंटा था, उसका 6 to 8 आवर्स। फिर जैसे और एग्जाम पास आती तो 8 के 10 घंटे, और आखिरी आखिरी में तो भैया मैंने तो 13-13, 14-14 घंटा पढ़ाई की है। सो इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। लेकिन मैं अगर बोल दूं भैया रोज 16 घंटा पढ़ाई करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है भाई।
इंसान है हम, रोबोट नहीं है, ठीक है। तो अंकित इट्स अ वेरी पर्सनल कॉल कि मैं बोलूँ भैया बैठो 10 घंटा 10 घंटा, ऐसे बोलते हैं 10 घंटा अगर रोज पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम कभी यूपीएससी क्रैक नहीं करोगे, ऐसे लोगों से भाग जाओ। हाँ जी मोहन सर, मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दिए मैंने, और मैं वापस आ गया क्योंकि मेरा जो ओवरऑल जीएस का स्कोर था वो कम था। पहली मेंस जो थी मेरी, वहां पे मेरा 8 मार्क्स से रह गया था कट ऑफ, और मेरी जो दूसरा इंटरव्यू था उसमें मेरा ओवरऑल स्कोर 4 मार्क्स से रह गया था। सो और दिमाग में ऐसा था बनना है तो आईएएस आईपीएस बनना है, वरना यार पढ़ाने में आ जाएंगे वही, नहीं तो बाकी की तो सारी नौकरियां ही हैं। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो लाइक वुमन का रोल क्या है, पॉपुलेशन के एनालिसिस की, भैया सेंसस अभी 2021 में फिर से सेंसस आएगा तो हमारे पास पूरा नया डेटा आ जाएगा, सब कुछ नया आएगा, उसके लिए पूरे नए एनालिसिस होंगे पॉपुलेशन के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन के क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, स्लम्स, और क्या बोलते हैं उसको, क्राइम रेट बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, पोल्यूशन बढ़ गया है ऑलरेडी। और अर्बनाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी सारी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मुंबई में देख लो, इतना सैचुरेशन हो गया है, इतना कि कीड़े मकोड़ों की तरह लोग रह रहे हैं। तो अभी इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, माइग्रेशन को कम कैसे किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे की जाए, पावर्टी एलिवेशन की कैसे की जाए, क्योंकि देखिए किसी को अपना घर छोड़ के जाने का तो मन नहीं करता, ठीक है। जब दिल्ली गया था पढ़ाई करे तो मेरा तो मन नहीं कर रहा था, ऐसा लगता है भैया घर पे आराम से बैठो पढ़ाई करो। इसके लिए अभी अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। जब मेरे मेरे समय में ऐसा कुछ नहीं था कि यार घर पे बैठो लैपटॉप या मोबाइल चालू कर दो और लेक्चर अटेंड करो, वैसा होता तो कितने पैसे बच जाते मेरे। पर अभी ये इतना फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी कि आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, करेक्ट। बाद में अगर देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखिए हमारे इंडियन कल्चर का तो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारा आयुर्वेदिक जो नॉलेज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वो हम भूलते जा रहे हैं। हम ये भूलते जा रहे हैं कि भाई हमारा बेसिक फूड कैसा है, हमारी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, हमारे ट्रेडिशंस कैसे हैं, हम फास्ट क्यों करते हैं, टेम्पल जाना कम हो गया है। तो ये धीरे 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 ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग, वी आर फॉरगेटिंग अबाउट आवर ओन कल्चर, आवर नॉर्म्स, आवर वैल्यूज, राइट। तो ये ग्लोबलाइजेशन से बुरा हो, अच्छा क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है, बड़े बड़े आईटी कंपनीज आ गई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गई है, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, वुमन एम्पावरमेंट हो गई है। सो ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी हुए, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेटर हो गया है। सो गुड थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरा ही हुआ है, करेक्ट। अब ये 4G ये टेक्नोलॉजी की वजह से, अब राफेल आ गया, राफेल आ गया तो पाकिस्तान चाइना डर गया, यार उनको डरने का इतना टाइम नहीं है उनके पास डरने के लिए, प्लीज। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म क्या होता है जी। अभी 5-6 साल पहले कि भैया, हाँ जी आकाश शुक्ला जी 5G, सर जी हमारे पास 5G आएगा तब तक जापान 8G पे चला जाएगा। अभी उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, 5G होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री बोल रहा है कि नहीं यार, मिलिट्री जो बोल रहा है कि यार 5G का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री करेगा, नॉर्मल इंसानों को 5G मत दीजिए। तो उस पे ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए फाइनली तो 5G होने वाला है, तब तक मिलिट्री 8G पे चला जाएगा, 10G पे चला जाएगा। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा समाज का, हमारी बेहतरी कैसी हो, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा अच्छा हो, वो सोशियोलॉजी हमें सिखाता है। क्योंकि जब आप कल आईएएस बनोगे, तो जब आप पॉलिसी बनाते हो, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाते हो, तो आप जिस कम्युनिटी पे ये लागू करने वाले हो उस कम्युनिटी की एक सोच होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ हमारे हिसाब से सोचते हैं कि हाँ ट्राइबल लोग मतलब क्या गाउठी है, वो है, वो ट्राइबल लोग मतलब क्या है, उनको कुछ आता नहीं, जंगली लोग है वो। ऐसा नहीं रहता भाई, उनका भी जो कल्चर है उनके हिसाब से वो सही है, उनके लिए हम जंगली है। ये कहना कि मेरा कल्चर उसके कल्चर से बेटर है, ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, ये नहीं हो सकता भाई। ये आपका कहना गलत है, क्योंकि उनका कल्चर उनके हिसाब से सही है। हाँ ये याद रखना, ये सोशियोलॉजी हमें पढ़ाता है, दिस इज व्हाट सोशियोलॉजी टीचेस अस, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे GS2 मतलब जनरल स्टडीज पेपर 2 में अगर आप बात करते हो, तो प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ठीक है, कास्ट कैन बी ए प्रेशर ग्रुप, रिलीजन कैन बी ए प्रेशर ग्रुप, अ पॉलिटिकल लॉबी कैन बी ए प्रेशर ग्रुप। आईएएस की एक लॉबी होती है गवर्नमेंट के अंदर, वो भी एक प्रेशर ग्रुप है कि गवर्नमेंट को एक तरीके से लॉ बनाने देती है या रोक देती है। कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, या अगर आप ये बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं उसको,
टाटा, बिरलास, अंबानी, दे आर प्रेशर ग्रुप्स इन देमसेल्व्स, वो खुद ही एक प्रेशर ग्रुप है। तो वो एक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे एनजीओज का रोल क्या, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, व्हाट इज दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये चैरिटीज, ट्रस्ट, डोनर्स, ये इसका इसके पीछे का ब्लैक मनी, डर्टी मनी, या ब्लैक मनी और डर्टी मनी में क्या फ़र्क होता है, और इसके पीछे इसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसकी वजह से टेररिज्म को भी फंडिंग हो रही कि नहीं हो रही, इसके बारे में पढ़ना है। वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। अभी कोविड-19 में इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स आ गए कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनो, उसके लिए गवर्नमेंट ने जितने स्कीम्स, वो सारे स्कीम्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, और उन स्कीम्स का हमारे समाज पे इम्पैक्ट अच्छे में हुआ कि नहीं हुआ, वो भी तो देखना जरूरी है। ओके, उसके बाद वनरेबल सेक्शन मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वनरेबल सेक्शंस, जो डरे हुए, सहमे हुए, जिनको कोई पूछता नहीं, हाँ, जिनको कोई नहीं पूछता। जैसे कि अगर मैं देखूं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, उसके बाद वुमन, उसके बाद जिविलाइंस, ऑर्फन्स, ओल्ड एज पीपल, people with disabilities, mental, physical disabilities, they are all vulnerable sections because उनका शोषण होना, उनका एक्सप्लॉयटेशन होना की जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है। सर, एज यू हैव कंप्लीटेड इंजीनियरिंग, व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग, अरे अरे ऊपर चली गई, रुको रुको रुको, व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ऑप्शनल कंपेयर टू सोशियोलॉजी। देखो, अगर मैं जब इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग जब हुआ शुभम, ओके, जब मेरी इंजीनियरिंग हुई, मुझे भी लगा कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑप्शनल लूँ, मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो मुझे भी लगा था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑप्शनल लूंगा। लेकिन ऑप्शनल चूज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाइडेंस। और मैं क्यों इसको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा तो सेम सिलेबस था, मैंने जो 4 साल इंजीनियरिंग में मैंने जिसकी पढ़ाई की थी वही सिलेबस था। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, जब मैंने जो और देखा आजू बाजू में, क्योंकि कैसा होता है, ग्रुप होना जरूरी है, एक यू शुड हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और प्रिपेयरिंग फॉर दैट ऑप्शनल, ताकि कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। करेक्ट। अगर आप कॉलेज के प्रोफेसर पे रिलाई कर रहे हो कि सर मेरा कंसेप्ट क्लियर कर दो, तो कॉलेज के प्रोफेसर का जो ओरिएंटेशन होगा वो यूपीएससी के हिसाब से नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट अगर आपको कोई बीए एमए सोशियोलॉजी वाला बंदा जिसने यूपीएससी बिल्कुल नहीं करी है, वो अगर आपको पढ़ाएगा, उसका पूरा ओरिएंटेशन ही गलत होगा, पूरा गलत होगा, क्योंकि यूपीएससी का ओरिएंटेशन अलग होता है। इसलिए मैंने देखा कि भैया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर बाबा ठीक है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर लेने की सोच रहा हूं एज अ सब्जेक्ट, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर, तो गाइडेंस है क्या आपके, कल आप आंसर राइटिंग करोगे तो आंसर राइटिंग करने के लिए कोई गाइडेंस है क्या, वो अगर वो स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है वो यूपीएससी को रिलेटेड है क्या, मेरे पास जो नोट्स है उससे मैं यूपीएससी के क्वेश्चंस आंसर कर सकता हूं क्या। अगर इसका सारा आंसर आपके पास पॉजिटिवली आ रहा है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डेफिनेटली ये ऑप्शन ले सकते हैं। इट्स योर चॉइस। देखिए, हर एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है कि भैया सोशियोलॉजी लेना है, या हिस्ट्री लेना है, ज्योग्राफी लेना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है, सिविल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते वो जो सिविल इंजीनियरिंग की जो इंजीनियरिंग की एग्जाम होती है वो क्लियर कर जाते हैं। लेकिन आपका, मेरा तो क्लियर था भाई, मुझे तो बनना है तो आईएएस आईपीएस ही बनना है, उसके बिना कुछ बनना ही नहीं है। आई हैड अ क्लियर थॉट, आईएएस और आईपीएस, बस मेरा स्ट्रेट था। आई वाज वेरी एग्रेसिव इन स्टडी, मैं कोई ऑप्शन से सोच ही नहीं रहा था। अब लग गई वाट, लेकिन ठीक है, चलता है, इट्स लाइफ। ठीक है, तो चलिए कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो अगर आप देखेंगे वेलफेयर स्कीम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हम बहुत सारे लॉज, अलग अलग मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है वनरेबल सेक्शंस को। उसके बाद जो सोशल सेक्टर है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। हेल्थ सेक्टर, पावर्टी, हंगर, ये सारे जो हमारे समाज के जो एरियाज हैं जिसके ऊपर हमको पढ़ाई करनी है, जिसके ऊपर हमको सोचना है, विचार करना है कि इसमें समाज में इन चीजों को कैसे टैकल किया जाए, इनको कैसे सॉल्व किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, की हम खुद सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। करेक्ट, हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो हमारा रोल क्या है समाज में। लोग भूल जाते हैं कि सिविल सर्वेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट। क्या, पब्लिक सर्वेंट। लेकिन होता क्या है, पब्लिक को हम सर्वेंट समझते हैं, समझ रहे हो। पब्लिक सर्वेंट हम है, हम लोगों के सेवक है, लेकिन हम लोगों को सेवक बना देते हैं। तो ये इसकी जो क्लियर थॉट है, इसका जो क्लियर सोच है, वो होना बहुत जरूरी है कि एज अ सिविल सर्वेंट यू आर देयर टू सर्व द सोसाइटी, नॉट सर्व योर सेल्फ। तो ये आपका इंटेंशन ही फाइनली इसको डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये आपके GS2 के ये सारे टॉपिक सोशियोलॉजी कवर कर लेगा। उसके बाद GS3 में अगर मैं बात करूंगा, तो
जो जो डेवलपमेंट इश्यूज है, देखिए जब भी आप कोई भी डेवलपमेंट, यस आकाश, वी आर ऑल सर्वेंट्स, करेक्ट, आकाश शुक्ला सही कह रहे हैं, वी आर सर्वेंट्स, करेक्ट। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की अगर बात करते हो तो जब भी कोई भी डेवलपमेंट होती थी पहले, मतलब उसके बारे में हम जब बात करेंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में बात करेंगे, तो लैंड एक्वायर करने के बाद डिस्प्लेसमेंट होता था, लोगों को निकाल दिया जाता था उनके घरों में से, उनका कोई रिहेबिलिटेशन नहीं होता था, वो रास्ते पे आ जाते थे या सिटीज में आ जाते थे, या क्राइम क्राइम रेट में वो क्राइम करने चालू, क्रिमिनल हो जाते थे, या वो लोग नक्सलाइट्स हो जाते थे, इंसर्जेंट्स हो जाते थे, दे यूज टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये जो चीजें हैं ना, ये पढ़ना बहुत जरूरी कि भैया अगर डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके साथ जो लोग वहां पे रहते हैं ना, उन लोगों को साथ में लेकर डेवलपमेंट करो। दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि जो लोगों का जमीन आप लेके वहां पे कुछ डेवलप करो इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे लोगों का फायदा हो। अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं, महाराष्ट्र में, ओके, मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूं, महाराष्ट्र में अगर मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन शुगर केन का होता है, करेक्ट, शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो मैंने वहां पे शुगर मिल्स खड़ी करनी चाहिए जो शक्कर बनाती है, शुगर। वहां पे मैं अगर आईटी कंपनी खोल दूंगा तो वो शुगर केन कहां बेचेंगे? कितने लोगों को शुगर केन खाने आता है? मुझे आता है खाना, मैं ऐसे हाथ से खा सकता हूं, लेकिन क्या शुगर केन खाएंगे लोग? शुगर शुगर चाहिए ना। तो वहां पे जब लैंड एक्वायर किया गया तो वहां पे जो मिल्स बनाई गई वो शुगर मिल्स बनी, तो उससे इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे आकाश ने बहुत सही कहा कि यार ऐसे अगर कुछ कर दोगे उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। अगर डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर कुछ खड़ा कर रहे हो कंपनी कुछ भी, तो उसके वहां के जो लोकलाइट लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। आप बाहर से लोग क्यों ला रहे हो? आप वहां के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दो। जय क्या बोल रहे हैं? वी आर पब्लिक सर्वेंट्स बट वी मेक पब्लिक टू आवर। यस, सही बोल रहे हो, आप बस मेरे को रिएटरेट कर रहे हो। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत जरूरी है, आकाश ने बिल्कुल सही कहा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे लैंड रिफॉर्म्स, देखिए कोई कोई स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स बहुत बढ़िया हुए, कहीं पे बिल्कुल नहीं हुए ठीक से। अगर मैं बोलूं वेस्ट बंगाल, केरला, ये दो स्टेट अगर आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल लैंड रिफॉर्म्स सही तरीके से डेवलप नहीं किए, और कहीं ना कहीं इसके लिए नक्सलिज्म उसका रिजल्ट है। अभी नहीं है, नक्सलिज्म काफी कंट्रोल में आ गया है, लेकिन आज भी जमींदारी सिस्टम इनडायरेक्टली आज भी हमारे समाज में है। आज भी एक जो गरीब फार्मर है उसके पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं है यार, वो कैसे सरवाइव करेगा? बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये जो हमारा लिबरलाइजेशन हुआ एलपीजी 1990s में, मनमोहन सिंह हमारे तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो किया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे लोगों पे, उससे उससे हमारे समाज में क्या बदला है, उसमें उसकी वजह से इंडिया कैसे सुपर पावर धीरे धीरे बन रहा है अभी। ओके, हम अभी भी सुपर पावर नहीं है, धीरे धीरे बन रहे हैं, ठीक है। उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हो, अब जब इंडस्ट्रीज सेटअप हो गए तो फिर उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई कि नहीं, उसकी वजह से एम्पावरमेंट हुई कि नहीं, उसकी वजह से औरतों को भी नौकरियां मिल रही कि नहीं, उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि आप कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, उसका सारा इम्पैक्ट दिखना पड़ेगा। उसका सारा एनालिसिस, उसका सारा डिटेल सोशियोलॉजी में दिया हुआ है। तो सोचिए कि कितना सिलेबस, आप कौन सा भी क्वेश्चन, इंटरव्यू हो, ऐसे हो, कोई भी जनरल स्टडीज का पेपर हो, आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। और उसके बाद ना एक्सट्रीमिज्म जैसे नक्सलिज्म हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, टेररिज्म हो गया इंडिया में, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन के होने के बाद जो हमारे भारतीय मुस्लिम में जो एक्सट्रीमिज्म आया है, उसको हम कैसे कैसे उसको रिजॉल्व करें, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, एजुकेशन को कैसा स्प्रेड करें, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप करें, इसके लिए हमको हमारे समाज का नॉलेज होना चाहिए। वी कान जैसे कि हाँ ये टेररिस्ट है तो इसको उड़ा दो, एक टेररिस्ट उड़ाने से टेररिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, या नक्सलिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। फॉर दैट यू नीड टू एक्चुअली थिंक अबाउट द सोसाइटी एज अ होल। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को टारगेट, अजमल कसाब को मार के टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। ही इज नॉट द किलिंग, अजमल कसाब इज नॉट द सोल्यूशन। Solution is stopping people, such organizations from brainwashing youngsters. Youngsters brain wash क्यों होते हैं? उनके पास खाली टाइम बहुत है, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। ब्रेन वॉशिंग कैसे रोका जाए? तो पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेट करो। और अभी इसके बारे में, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके बारे में भी पढ़ाना पड़ेगा सोशियोलॉजी में, कि भैया सोशियोलॉजी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वजह से हमारे समाज में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं वो कम कैसे होंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा समाज पे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री पे, उसका क्या। यस, 5+3+3+4। हाँ आकाश, वेरी गुड, तुम पढ़ाई करते हो, गुड, करंट अफेयर्स को रहते हो। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आदित्य केदारी, मेरे नाम पे ये सब्सक्राइब करो। आदित्य केदारी नाम का यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ पे सब्सक्राइब करो। मैं हमेशा करंट अफेयर्स डालता हूँ, तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं, आदित्य केदारी नाम का यूट्यूब चैनल है मेरे नाम का, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करो। बहुत सारे वीडियोस डाले हैं मैंने,
सारे करंट अफेयर से आप डेफिनेटली जाइए. सर, हाउ शुड वी टेक राइट गाइडेंस इफ वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी एज इट नेसेसरी टू ज्वाइन कोचिंग टू गेट राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस. देखो, जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकते. अगर आप एक आंसर लिखते हो तो आपके हिसाब से वो सही आंसर है. अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं, मैंने भी यही स्टार्ट किया था कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, मैं खुद पढ़ाई करूंगा. तो मैं पढ़ाई करता था और मैं पेपर लिखता था, लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए कोई तो चाहिए, कोई सर चाहिए. देयर हैज टू बी सम पर्सन हु हैज. देखिए, मैं गलतियां करूंगा, जब भी मैं सेल्फ स्टडी करता हूं तो गलतियों को रेक्टिफाई करने वाला कोई तो चाहिए. किसी ने बताना चाहिए कि भाई तू यहाँ पे गलत कर रहा है. जब भी विराट कोहली खेलता है और वो जब आउट हो रहा होता है तो उसको कोई बताता है, कोच बोलेगा या बैटिंग कोच बोलेगा तू गलत खेल रहा है. लेकिन विराट कोहली को समझ में नहीं आता है. विराट कोहली को लगता है आई एम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, मैं सही खेल रहा हूँ. गलत क्या हो रहा है? फिर उसको दिखाएंगे, एनालिसिस देख, कैमरा में देख, तू तेरा हेड गिर रहा है, तेरी बैट घूम रही है, तेरा इनसाइड एज लग रहा है, आउटसाइड एज लग रहा है. ये बताने वाला कोई तो चाहिए. आप खुद को सेल्फ एनालाइज नहीं कर सकते. देयर हैज टू बी सम क्रिटिक. और मैं बहुत बहुत बुरा क्रिटिक हूं. अगर आप मुझे कोई आंसर लिख के दोगे और मुझे वो आंसर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं 0 दे दूंगा. क्योंकि हम क्लर्क नहीं बनने वाले, हम आईएएस बनने वाले. तो आंसर ऐसा चाहिए कि भैया एग्जाम में आप जाओगे, मेंस लोगोगे तो आपको इंटरव्यू को कॉल आना ही चाहिए. सोशियोलॉजी ऑप्शन में आपको 300 मार्क मिलने ही चाहिए. दैट शुड बी द एम. 300 to 350. दैट हैज टू बी द एम. देन यू विल गेट इनटू आईएएस आईपीएस. वरना हाँ भाई बस पढ़ना है इसके लिए पढ़ो, ना, दैट इज नॉट गोइंग टू क्रैक द एग्जाम. यू हैव टू बी एग्रेसिव. खुद पढ़ाई करो. सेल्फ, खुद को पढ़ाई ही करनी है, खुद को पढ़ाई ही करनी है. लेकिन उसके लिए एनालिस करने के लिए कोई तो चाहिए. कोई इसके लिए बोलता हूं कि प्रॉपर गाइडेंस चाहिए. जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आप ऑप्शन ले रहे हो, कल आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, डायरेक्टली मेंस में आंसर राइटिंग करोगे और अगर फेल हो जाते हो, कैसे पता चलेगा कि यार कहाँ गलत किया मैंने? मैंने तो आंसर सब सही लिखे. मुझे भी यही लगता था. जब पहली मेंस में फेल हो गया तो मुझे लगा यार मैंने तो आंसर सही लिखे थे. लेकिन बाद में जब मैंने बोला, गाइडेंस लिया, तब पता चला यार गलत लिख रहा हूं, दिस इज रॉन्ग. तो ऐसे धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आप क्या गलत कर रहे हो. ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूं जीएस 4 में, जो आपका जनरल स्टडीज 4 पेपर है, उसके अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज, रोल ऑफ फैमिली, इथिक्स, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्मर्स जो है हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं अलग अलग. हाउ दिस महात्मा गांधी जी या नेहरू जी या बाबा साहेब अम्बेडकर, बड़े बड़े लोग जिन्होंने सिखाया उनके मॉरल्स के, उनके वैल्यूज से. तो वो हम हमारे जीवन में कैसे उसको इम्बाइब करें, कैसे उसको हमारे लाइफ में इंक्लूड करके हम लाइफ जिए. अंकित पूछ रहे हैं कि सेल्फ स्टडी के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो, और अगर डेफिनेटली करिए अंकित साहब, सेल्फ स्टडी करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, वो भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो जो कि आपको मालूम नहीं है, आपको पता नहीं है, आप किताबों पे रिलाई कर रहे हो और आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो आर यू गोइंग टू आस्क योर फ्रेंड, और वो फ्रेंड का भी कंसेप्ट क्लियर है क्या? सी, यूपीएससी का सबसे बड़ा कैसे, डू यू कवर एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑन यूट्यूब चैनल? प्रज्वल साहब ने क्वेश्चन पूछा है, डू यू कवर एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑन यूट्यूब चैनल? हाँ, मैं करंट अफेयर्स पे लेता हूँ. मैं फिटनेस का भी मेरा अलग से चैनल है, आदित्य केदारी व्लॉग्स करके, तो उसमें मैं फिटनेस पे बात करता हूँ और मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करता हूँ. और इतने वाइड रेंज, सोशियोलॉजी के बारे में मैं अपलोड करने वाला हूँ टॉपिक्स. तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करता हूँ. कई बार मेरे सब्सक्राइबर्स ही बोलते हैं कि सर, इसके अभी फिलहाल मुझे बोला गया कि सर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बारे में कुछ बताओ. तो मैं लीगल एंगल कवर करूंगा, सोशियोलॉजिकल एंगल कवर करूंगा. हाँ, तो मैं कहा था कि अगर आपकी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई तो कंसेप्ट क्लियरिफिकेशन के पास आप किसके पास तो भी जाना पड़ेगा आपको. यू विल हैव टू गो टू समवन विच विल गाइड यू. इसके लिए यूपीएससी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको लोगों को बताता हूं कि गाइडेंस से ज्यादा मिसगाइडेंस है. प्रॉब्लम ये है कि भैया क्या पढ़ना नहीं चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मार्केट में जाओगे तो आपको इतने किताबें मिलेंगे कि आप पागल हो जाओगे, यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यार, इतनी किताबें. और सारे आके ऐसा बोलेंगे ये नई किताब आई है, इसमें से पिछले साल ना 4 क्वेश्चन आए थे. सारे बच्चे जाके वो किताब खरीद लेंगे और अगले साल एक भी क्वेश्चन उस किताब में से नहीं आता है. आप इंटरनेट पे जाओगे, इंटरनेट पे बोलोगे ओके, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत डी बसु, हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, ज्योग्राफी जेसी लियोंग, एनसीईआरटी, इंडियन पॉलिटी, मतलब ये किताबें. आप इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी इतने लोग हैं, मैंने देखता हूं कि देखिए, मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी. मैं हमेशा सेल्फ स्टडी को सपोर्ट करता हूं. अगर आप मेरे लेक्चर अटेंड करने के बाद
आपको खुद को ही पढ़ना है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी और स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। जो बंदा मेरा 3 महीने का सपोज कोर्स करके 6 महीने में पूरा ऑप्शन खत्म कर देगा, वो 6 महीने आपको समझने में चले जाएंगे, क्योंकि आप क्या गलत कर रहे हो आपको बताने वाला नहीं। अब यहाँ पे जैसे पूछा मोहन साहब ने, और एक पूछा, हाउ टू अचीव इन सेल्फ स्टडी एंड नो प्रॉपर गाइडेंस बिकॉज डिड नॉट माई रिलेशनशिप फ्रेंड एंड टीचर एंड नो अबाउट यूपीएससी। ठीक है मोहन साहब, आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो अगर इंग्लिश थोड़ा वीक होगा तो देखिए, अन अकेडमिक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आप यू कैन गो विथ वेरियस एजुकेटर्स, वेरी गुड एजुकेटर्स हैं, उसमें आप जाके उनको फॉलो कर सकते हो। उनके फ्री लेक्चर्स होते हैं, जितने फ्री लेक्चर्स होते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी में सीरियस हैं, इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, बी सीरियस कि भैया एक बार तो एक किसी अच्छे एजुकेटर की तो मतलब जो आपको अच्छा लगे, अब मुझे अच्छे लगते हो मेरे को सब्सक्राइब कर लो, या कोई और अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करके, लेकिन एक बार तो आपको करना ही चाहिए। और अनअकैडमी इज वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म्स वेर यू गेट वेरी गुड एजुकेटर्स। तो उनमें से हम भी एक है भाई। तो अगर देखिए, सेल्फ स्टडी तो करना ही करना है, कोई डाउट नहीं उसमें, तो आपको खुद को ही पढ़ना है, आपको खुद को आयस बनना है, लेकिन हम आपको उस प्रोसेस में हेल्प करेंगे, विल हेल्प यू इन दैट डायरेक्शन। करेक्ट। अगर आप बोलोगे नहीं सर डायरेक्टली मेंस देके आऊंगा, तो फिर गलतियां, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो कर नहीं सकते यूपीएससी में, आप अपनी आंसर शीट भी नहीं मंगा सकते भैया क्या गलती किया मैंने। तो उसके लिए दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि आप खुद को क्रिटिसाइज नॉर्मली लोग नहीं कर पाते। आप नॉर्मली खुद को क्रिटिसाइज नहीं कर पाते, नहीं ठीक है यार आंसर सही तो लिखा था मैंने, यार क्या हो गया। तो जो टीचर होता है ना, वो टीचर समझाता है आपको कि आप गलत क्या कर रहे हो, व्हाट रॉन्ग यू आर डूइंग। दैट इज द रीजन व्हाई यू रिक्वायर अ वेरी गुड टीचर हु इज गिविंग यू प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज यूपीएससी में व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पैसा ले लेते हैं और उसके बाद कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। आप आओ जाओ को कोई नहीं पूछता है, वंस यू हैव पेड द फीस दे डोंट केयर। दैट्स द बिजनेस नेचर ऑफ यूपीएससी की, सब बिजनेस हो गया है। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि आपका जो गाइड है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपको गाइडेंस गलत मिल गया तो यू विल वेस्ट योर टाइम। इवन आई हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस। मेरे पहले 2 साल में पूरा मिस गाइडेंस में था कि हाँ सब जो भी कोचिंग में चले जाओ, ये किताब है, ये हमारी किताब है, ये पढ़ोगे तो ही आप बनोगे आईएएस आईपीएस। तो मैं बिलीव करता था और पहली प्रीलिम्स में फेल हो गया। बाद में वो बात अलग है कि मैंने फिर सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस लिया, कि मैंने बताया सोशियोलॉजी भी मुझे सही सर मिले, तब जाके मैं सोशियोलॉजिस्ट में इतना अच्छा स्कोर कर पाया। श्री रोहन साहब दिल्ली से कुछ पूछ रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए आपके मुताबिक कौन सी किताब सटीक है? एक किताब नहीं है रोहन, एक किताब नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से किताब पड़ेगी। अगर आप बोलते हो कि सर वो टाटा मैग्रॉल का बड़ा किताब आता है वो एक बार कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, नहीं हो सकता रोहन। आपको इंडियन पॉलिटी का अगर एग्जांपल ले ले, मैं आपको उस पर भी एक सेशन है, अभी ये 10 सेशन होने के बाद उस पर भी बात कर लेंगे। प्रशांत सर, प्रशांत पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर फी फॉर सोशल। आप मेरी प्रोफाइल फॉलो कर दीजिए, डेफिनेटली हम बहुत जल्द से जल्द सोशोलॉजी ऑप्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और आप मेरी प्रोफाइल फॉलो कर दीजिए, आपको अपडेट आ जाएगी, आपके पास ऐप भी होगा। तो प्रशांत उसमें फीस, वो स्ट्रक्चर, वो सब कुछ डिक्लेयर कर देंगे और उसके हिसाब से आप हर आराम से मेरे बैचेस अटेंड कर पाओगे आप। एंड एवरीबडी जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा कि यू कैन आस्क एनीथिंग। तो आप प्रोफाइल फॉलो करिए, मेरे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अभी कल भी मेरा सेशन है 8 बजे, ऐसे 10 सेशन है मेरे 14 अगस्त तक। तो आप हर सेशन अटेंड करिए, मेरी वे ऑफ टीचिंग समझिए, आपको अच्छा लगे तभी एनरोल करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करिए। तो मैं कहा था प्रीलिम्स के बारे में, कि प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं कि अगर पॉलिटी पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी और बिपिन चंद्रा का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्पेक्ट्रम पढ़ के नहीं हो सकता भैया, हमने वो गलतियां करी हैं कि स्पेक्ट्रम में से सब आता है, कुछ नहीं आता है। आज के डेट में यूपीएससी इज बिकमिंग टफ एंड टफ, तो आपको हर किताब के लिए, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। मैगजीन्स पे रिलाई मत करो, न्यूज़पेपर पढ़ो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया जीएस 4 का रिलेवेंस, जहाँ पे आप वैल्यूज, रिफॉर्म्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, जो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स गए हमारे, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, ये बड़े बड़े लोग जो चले गए, उनकी क्या सोच थी, भगत सिंह, उनके क्या सोच थे, वो हमने इम्बाइब किए कि नहीं हमारे समाज में, वो देखना बहुत जरूरी है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, जैसे मैंने अभी बोला पिछले साल मीटू मूवमेंट हुआ, अभी इस साल अभी कोविड-19 के वजह से जो लोगों की नौकरियां गई हैं, माइग्रेशन हुआ है, लोगों को
खाने पीने के मतलब वांदे हो गए, पीपल आर गेटिंग किल्ड, एट्रोसिटीज बाय पुलिस इन सर्टन सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, बाद में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो हुआ अमेरिका में रेसिज्म पे, ये सारी चीजें सोशियोलॉजी में आती हैं। जो भी सोसाइटी में जो भी होगा वो हम सोशियोलॉजी में पढ़ने वाले। लेकिन कौन सा करंट अफेयर कौन से टॉपिक में लिंक करना चाहिए और किस तरीके से लिंक करना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर ये ट्रिक है, ये ट्रिक अगर आपको आ गई, nobody can stop you from clearing the mains from UPSC सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसमें आपको अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा वही था, आई अंडरस्टूड द ट्रिक कि करंट अफेयर्स का कैसा इस्तेमाल करना है, एंड देन इमीडिएटली आई यूज्ड टू अप्लाई इट इन द पेपर्स एंड मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे। आई ऑलवेज टू गेट गुड मार्क्स। तब हमारे टाइम पे 600 मार्क का हुआ करता था, अभी आप लोगों के लिए 500 मार्क का है। इन माई टाइम्स इट वॉज 600 मार्क्स। इन दैट आई यूज्ड टू गेट 325 350 तब मिलता था उस समय, जहाँ पे इवन ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते थे। अभी तो कम मार्क्स हो गए, तो अभी बच्चे 250 to 300 टारगेट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ 350 टारगेट करो, तब जाके 300 250 मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो जो भी रिलेवेंट एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर करंट अफेयर्स कैसे लिंक करें जनरल स्टडीज में, सोशियोलॉजी में। करंट अफेयर्स को ये प्रोसेस होता है, इसको राइटिंग स्किल्स होने चाहिए, इसमें प्रैक्टिस लगती है, इसमें गाइडेंस लगता है कि करंट अफेयर्स को आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों के लिए आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, जो कि मैं क्लास में लूंगा। आई कम, आई से, आई गिव यू 10 मिनट्स, आई गिव यू अ टॉपिक, उसमें आप लिखिए। उसमें अगर आपने कोई करंट अफेयर डाला तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझना कि कहाँ पे कौन सा करंट अफेयर लिंक करना है और कैसे लिंक करना है, क्या लिखना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, ठीक है, इसमें से कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हो, सब सोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सर आर एस शर्मा की प्राचीन इतिहास की किताब कैसी है? इतिहास हिस्ट्री के मैं तो बिपिन चंद्रा ही पढ़ता था, तो शर्मा साहब की किताब तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, मैंने तो सिर्फ बिपिन चंद्रा पढ़ा है। तो मेरे लिए तो सेफ, अगर मैं एक ही बार पढ़ना है और अच्छे से अगर पढ़ना है तो आई विल गो फॉर बिपिन चंद्रा एंड एनसीईआरटी ओनली। शर्मा साहब की जो किताब है वो मुझे नहीं पता, वो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो मैं हाँ या नहीं बोल सकता। रोहन, तो रोहन साहब, अगर अगर आपको कोई बता सके, जो कोई हिस्ट्री में स्पेशलिस्ट है, जो हिस्ट्री में आपका कोई एक्सपर्ट है, वो अगर आपको बता सके कि सही किताब है तो करिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं तो क्लियरली बताऊंगा, बिपिन चंद्रा का जो किताब है वो सबसे बेस्ट है। उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है और वो आपको डेफिनेटली सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से कवर करेगा। रोहन, आई डोंट नो अबाउट शर्मा जी का किताब बिकॉज आई हैव नेवर रेड इट, सो आई कैन नॉट कॉन्फिडेंटली से कि ये सही है या गलत है ये किताब फॉर योर यूपीएससी। लेकिन जो स्टैंडर्ड किताबें हैं ना, प्लीज स्टैंडर्ड किताबों को ही स्टिक रहो, डोंट गो फॉर एनी अदर बुक। इवन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं वो भी बहुत बार कुछ काम के नहीं होते। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री में अच्छा नहीं है सर। हाँ, स्पेक्ट्रम जो होता है ना वो रिवीजन के लिए सही है, लेकिन उसके ऊपर से आप मेंस क्रैक नहीं कर सकते, उसके ऊपर से आप मेंस के आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम का किताब मैं भी इस्तेमाल करता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बिपिन चंद्रा ही पढ़ना पड़ा। जो भी मैंने 2 इंटरव्यू दिए, दैट इज बिकॉज ऑफ बिपिन चंद्रा, नॉट बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक रिवीजन करने के लिए सही है मोहन, लेकिन लॉन्ग रन में अगर तुम सोचोगे तो नहीं, स्पेक्ट्रम आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंट अफेयर्स का आप ऐसा इस्तेमाल आप कर सकते हो जहां पे आपको एक बार ट्रिक पता चल जाए कि कहाँ पे कैसे करना है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कोई अच्छा गाइड मिल जाए, जैसे कि मैं ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं अच्छा गाइड करूंगा और करता हूँ, क्योंकि मेरे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरे अंडर भी जैसे अनिल खड़से हो गया, वैष्णवी बनकर, अभी वो आईआरएस है, वो लोग आईआरएस बन गए, तो आप भी बन सकते हो, आईएएस आईपीएस बन सकते हो। वाई ओनली आईआरएस के बारे में सोचते हो? और ऊपर की पोस्ट आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, उसको वो भी हो सकते हो। बिपिन चंद्रा की बुक ऑनलाइन अवेलेबल है क्या सर? है ना, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन बिपिन चंद्रा की। उसमें तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा प्रज्वल सर। आपको उसमें बिपिन चंद्रा की, विपिन नहीं, बिपिन, बिपिन चंद्रा, प्रज्वल, बिपिन बी बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स की एक बार आपको ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई, देन लाइफ इज क्वाइट इजी। ओके, उसके बाद यस मोहन, जीसी लियोंग अच्छी किताब है, जरूर पढ़िए। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ठीक है, जीसी लियोंग पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
उसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। तो मोहन प्लीज ज्योग्राफी के लिए जेसी लॉन्ग खरीद लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। तो चलिए अभी सोशियोलॉजी के थोड़ा बहुत चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए सोशियोलॉजी में थियरीज हैं, थिंकर्स, छह थिंकर्स हैं, ठीक है। सिक्स थिंकर्स आर देयर आर सम कंसेप्ट्स, 10-15 कंसेप्ट्स हैं। ये कोई भी बिगिनर होगा उसको मैंने बोल दिया टैलकॉट पार्सन्स, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हाँ, मीड, ऐसा मैं बोल दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये थिंकर्स क्या बोल रहे हैं। इसके लिए जब मैं सेल्फ स्टडी करता था सोशियोलॉजी का, कुछ समझ में नहीं आता था यार, किताब में तो लिखा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, व्हाट इज देयर। और पढ़ना अलग है, आंसर राइटिंग तो उससे भी अलग चीज है भाई। आंसर राइटिंग आनी चाहिए। वो तो मैं पढ़ता था किताबों से, मुझे लगता था यार मुझे तो समझ में आ गई कंसेप्ट, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। लेकिन जब क्वेश्चन आता था ना, मैं बोल्ड, क्लीन बोल्ड, अरे क्या भाई क्या क्वेश्चन है, मैं आंसर नहीं लिख पाता था। तभी जब मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, मुझे समझ में आया कि अच्छा इसका मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। बहुत बार क्या होता है ना, हम अज्यूम करते हैं चीजों को। जैसे मैंने बोला करप्शन मतलब के दिमाग में आता है पैसा खा रहा है आदमी। अरे वो सिर्फ एक पहलू है करप्शन का। करप्शन के बहुत सारे एंगल्स है कि अपने फायदे के लिए, अपने रिलेटिव के फायदे के लिए, अपने दोस्त के फायदे के लिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फायदे के लिए आप रूल्स को ऐसे बेंड कर रहे हो, तोड़ नहीं रहे हो। यू आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ, यू आर बेंडिंग द लॉ इन सच अ वे कि जो आपके आजू बाजू के लोग हैं उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, आप कहीं पे जस्टिस नहीं कर रहे हो जहां पे यू हैव टू बी न्यूट्रल, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू बी अकाउंटेबल, और आप नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप आंसर नहीं दे रहे हो। इन दिस सिचुएशन दैट इज ऑल्सो करप्शन। कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, बार बार पढ़ने में या रिवीजन करने में थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है। एग्जैक्टली मोन, इसीलिए तो मैं कब से बता रहा हूँ, जो भी बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि भैया सेल्फ स्टडी करें क्या, सेल्फ स्टडी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी तब फायदेमंद है जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है और वो कंसेप्ट आप एग्जाम में लिख सकते हो, यू आर एबल टू राइट दैट इन द एग्जाम। तब दैट इज द मोमेंट वेयर इट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, वही चीज अब बार बार, तो टाइम ज्यादा जा रहा है। इसके लिए मैंने बोला जो 3 महीने में सोशियोलॉजी मेरे साथ करके उसके बाद जब रिवाइज कर लेगा, वो सेल्फ स्टडी करेगा उसके बाद में। लेकिन उसके पहले अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, और ज्योग्राफी को भी एप्लीकेबल है, हिस्ट्री को भी एप्लीकेबल है, सबको एप्लीकेबल है। हिस्ट्री में तो साउथ इंडियन नाम मुझे याद ही नहीं रहते, आई जस्ट डोंट रिमेंबर द नेम्स, इसलिए मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया नहीं, ज्योग्राफी लिया नहीं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में मैं घूम जाता था ज्योग्राफी में। और इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, सोशियोलॉजी में जितना मेरा इंटरेस्ट है, मुझे वही लगता है कि सब में रहे जो पढ़ता है सोशियोलॉजी, क्योंकि सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है। इसलिए माजिद हुसैन सही किताब है। रोहन, ज्योग्राफी की माजिद हुसैन सही किताब है, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है माजिद हुसैन की। डेफिनेटली आप खरीदिए उस किताब को, खुद की कॉपी रखिए रोहन, तब जाके आपको किसी फ्रेंड की इसकी उसकी मत लीजिए, खुद की लीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होगी। माजिद हुसैन इज़ अ वेरी फैंटास्टिक बुक। ज्योग्राफी ऑप्शनल मेंस के लिए बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी का पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी, जेसी लियोंग सफिशिएंट है, और करंट अफेयर्स ये सफिशिएंट है। क्योंकि माजिद हुसैन को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, बहुत बड़ी किताब है, और उसको अल्टरनेटिव है। जैसे बिपिन चंद्रा को अल्टरनेटिव नहीं हिस्ट्री के लिए, लेकिन माजिद हुसैन की जगह अगर आप एनसीईआरटी और अगर जेसी लियोंग पढ़ते हो ज्योग्राफी के लिए रोहन, तो आपका ज्योग्राफी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कवर हो जाएगा। अच्छी है सोनू, जो टीआर जैन की जो किताब है वो अच्छी किताब है, लेकिन मोस्टली अगर मैं बोलूँ आपको तो हरलम बोस पे आप डेफिनेटली रिलाई करिए। जब मैं अपने सेशंस चालू करूँगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, सोशियोलॉजी के लिए प्रॉपर, तब मैं आपको किताबें बता दूंगा, तब मैं आपको मेरे नोट्स भी शेयर कर दूंगा। तब जाके फिर आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हरलाम बोस इज इवन इट्स द बेस्ट बुक। और वो बड़ी वाली किताब, वो छोटी हरलाम बोस नहीं, ऑरेंज कलर की छोटी नहीं, बड़ी वाली हरलाम बोस आती है, मोटी वाली, वो पढ़ना है आपको। यू शुड नॉट रिलाई ऑन द स्मॉलर बुक्स। हमेशा हम शॉर्टकट्स को जाते हैं। छोटी किताब ऑप्शनल के लिए, छोटी किताब इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। और रिट्जर विट्जर भी मत खरीदिए, क्योंकि रिट्जर बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं यूपीएससी के लिए। आपको एग्जाम में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का आइडिया आना चाहिए। ऐसा एग्जाम में लिखना है कि आपको 10th या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को एक्सप्लेन करना है। सर इकोनॉमी रमेश सिंह की अच्छी, हाँ रमेश सिंह की अच्छी। ये किताबें जो हैं वो ऑथेंटिक किताबें, रमेश सिंह हो गया, माजिद हुसैन हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, तो
इकोनॉमी आपके बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे रमेश सिंह से इकोनॉमी में, रोहन, ठीक है। वो किताब भी अच्छी है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। लेकिन अगर मैं इकोनॉमी मेंस और प्रीलिम दोनों हिसाब से बोलूं तो रमेश सिंह में से आपको एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन के ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन उसी जगह का अगर मैं करंट अफेयर्स पे ज्यादा रिलाई करता हूँ और एनसीईआरटी से मेरे कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूँ, तो मुझे रमेश सिंह पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, टाइम इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन यूपीएससी। टाइम वेस्ट नहीं करना है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज बेस्ट। ठीक है, अगर मोहन आपको इंटरेस्ट आ रहा है सोशियोलॉजी में तो बढ़िया, आप देखिए आगे और 9 सेशन है हमारे 14 अगस्त तक, सैटरडे संडे छुट्टी 8 बजे। आप डेफिनेटली सारे सेशन अटेंड करिए और आप देखिए। और कैसा होता है ना, सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है कि वो पढ़ाने वाला कैसा है। पढ़ाने वाला भी अगर बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ाता तो हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन उसमें 101 यूनिट है भैया। सोशियोलॉजी में सिर्फ 24 यूनिट है, 24। मैं 24 चैप्टर्स कभी भी कर लूंगा, लेकिन मैं 90-100 चैप्टर हिस्ट्री के नहीं कर सकता भाई, मुझे माफ कर दो। भले आप कितना भी इंटरेस्टिंग पढ़ा लो, लेकिन मैं हिस्ट्री में सो जाऊंगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि इंटरेस्ट होना चाहिए। यू शुड बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट विच यू लर्न। स्पेसिफिकली यूपीसी ऑप्शनल, आपको लोग बोलेंगे कि नहीं हिस्ट्री का ऑप्शन लीजिए, ज्योग्राफी का ऑप्शन लीजिए, पॉल साइंस का ऑप्शन लीजिए, कोई भी लीजिए, क्योंकि वो खुद पढ़ा रहे होते हैं। और ये स्कोरिंग है, पिछले 10 साल में देखिए कितने लोगों हिस्ट्री के साथ हुए, सोशियोलॉजी के साथ हुए। मैं भी बोल सकता था सोशियोलॉजी में पिछले 10 सालों में 100 लोग सिलेक्ट हो गए, अरे वो हो गए भाई। हमें इंटरेस्ट आना चाहिए। मैं रात को 2 बजे मुझे बोलो सर आप सोशियोलॉजी पढ़ाओ, तो मैं पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। वो सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टेड। और डरने की बात नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। कोई भी थिंकर हो जाए, कोई भी थियरी हो जाए, कोई भी कंसेप्ट हो जाए, उसमें डेफिनेटली डेफिनेटली हम सब क्लियर करेंगे। और सारा इजी करके ही सिखाना है, इजी, ताकि एग्जाम में आप लिख सको। सारी चीजें रट के नहीं हो सकती। जहां पे हिस्ट्री ज्योग्राफी में रट्टा मैंडेटरी है, सोशियोलॉजी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आ जाती है तो किसी भी रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। मैंने कभी रट्टा ही नहीं मारा सोशियोलॉजी, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर थे। तो मैं कैसा भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए मुझे, मैं आराम से आंसर लिख सकता था। ठीक है। सो गाइज, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई टूडेज सेशन। कल भी सेशन है, 4th 5th 6th 7th, ये सब सेशन ही सेशन है। सैटरडे संडे ऑफ है। शाम को 8 बजे कल फिर से मिलेंगे, शाम को 4 बजे। तो डेफिनेटली आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल यू गाइज। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत लोग आए और बहुत कमेंट सेक्शन में लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे। बहुत अच्छा लगा आंसर करने के लिए सबके लिए। तो डेफिनेटली कल भी हम ज़रूर मिलेंगे इसी समय पे 8 बजे। सर नेहरू, अरे बाप रे, एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं भाई? सर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को की विचारधारा में अंतर, हाँ है, जरूर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। वही तो पढ़ना है, वही तो पढ़ना है। उसके बाद कंसेप्ट विल नो देन यूपीसी इजी, आई थिंक। या कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी मोहन तो आराम से सोशियोलॉजी का तो हो ही जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी इन चीजों में रट्टा बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हिमांशु, पूछो ना, डायरेक्टली आस्क का क्वेश्चन। हिमांशु, परमिशन क्यों पूछ रहे हो? प्लीज आस्क, काइंडली आस्क द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका हिमांशु? कोई अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट? देखिए सोचो, बहुत सारे 26 सब्जेक्ट हैं भाई। आपका पर्सनल क्या है चॉइस, कि आपको ज्योग्राफी लेना है, हिस्ट्री लेना है, पॉल साइंस लेना है, एंथ्रोपोलॉजी लेना है, पाली लेना है, मैकेनिकल इंजीनियर लेना है, मैथ्स लेना है, आपको कॉमर्स लेना है, आपको बैंकिंग लेना है। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। मैं तो यहाँ पे बस सोशियोलॉजी के बारे में बता सकता हूँ कि भैया इसमें टफ क्या है, इसमें इजी क्या है, ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। तो मेरे को तो इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं सभी को ये बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग है। और मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिनके दूसरे अलग अलग ऑप्शंस थे, हिस्ट्री थे, ज्योग्राफी थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उनको बाद में लगा यार सोशियोलॉजी लेते हैं, तो कई दोस्तों को ही मैंने सोशियोलॉजी पढ़ाया। और उनमें से तो कई मेरे 2-3 तो क्लियर भी कर गए, उनका नाम मैंने मेंशन किया। तो आई थिंक मैंने, या हिमांशु, इट्स अ कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस। मैं यहाँ पे ये जो सेशन का मेरा बेसिक आइडिया ही था सोशियोलॉजी के बारे में बताना। जिसको अच्छा लगे वो कर लेगा सोशियोलॉजी, जिसको नहीं वो कोई दूसरा ऑप्शन ले लेगा। दैट्स देयर चॉइस, इट्स अप टू योर चॉइस, इट्स कम्प्लीटली द स्टूडेंट चॉइस। क्योंकि अगर ऑप्शनल चूज करने में गलती हो जाती तो यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ इयर्स, एंड फेलियर इज नॉट कम्प्लीटली अ बैड थिंग। आप सीखने को जरूर बहुत मिलता है। लेकिन अगर कोई भी ऑप्शनल लेना चाहते हो आप, कोई भी सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब सोशो, कोई भी, साइकोलॉजी, गाइडेंस अच्छा होना चाहिए आपको, अच्छा टीचर मिलना चाहिए, अच्छा एजुकेटर मिलना चाहिए। अन अकेडमिक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप डेफिनेटली अगले 9 सेशन जो मेरे होने वाले हैं सोशियोलॉजी पे, आप सब अटेंड करिए। अगेन आई विल बी देयर टुमारो at 8 o'clock in the evening।
और डेफिनेटली मैं आपको पूरे बेसिक्स जो सोशियोलॉजी के जो है वो मैं सारे क्लियर कर दूंगा। अभी आप 4 तारीख को मतलब कल शाम को 8 बजे फिर से सेशन है। डेफिनेटली आप नोटिफाई मी को, मुझे मेरी प्रोफाइल फॉलो करिए। मैं हर दिन में नया टॉपिक डालता रहूँगा, सारे बेसिक्स क्लियर कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। यू विल एंजॉय द सेशंस। अभी चैट बॉक्स में तो काफ़ी बच्चे खुश लग रहे हैं। आई होप कल भी सब आएंगे एंड विल हैव अ ग्रेट सेशन टुमारो ऑल्सो। एंड टिल देन, थैंक यू। आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। जय हिंद। कल मिलते हैं 8 बजे, ठीक है? यूट्यूब चैनल आदित्य केदारी। चलो बाय, विल मीट टुमारो। जय हिंद रोहन, जय हिंद। चलो बाय।